अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो 10th केमिस्ट्री का आज चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म कैटिनेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड दैट डिस्प्लेस कैटिनेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक तो आपने कैटिनेशन की जो टर्म है वो डिफ़ाइन करनी है कि इसका क्या मतलब है, और उसके बाद आपने एग्जांपल देनी है कोई ऐसे कंपाउंड की जिसमें कैटिनेशन शो हो रही हो। सो इसका कैटिनेशन की जो डेफिनेशन है वो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 58 पे मेंशन है। कैटिनेशन का जो टॉपिक है उसी में डेफिनेशन मेंशन है। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे कैटिनेशन की। कैटिनेशन होता क्या है? द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन एटम्स की एबिलिटी होती है कि वो आपस में ही एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक हो सकता है और इस तरह से इस लिंकेज की वजह से लॉन्ग चेन्स बनती हैं या फिर रिंग्स भी बन सकते हैं। तो ये जो कार्बन की एबिलिटी है, इस एबिलिटी को हम कहते हैं कैटिनेशन। अब आपने एग्जांपल देनी है कोई भी ऐसी कंपाउंड की, कार्बन कंपाउंड की आपने एग्जांपल देनी है जिसमें इस तरह की लिंकेज शो हो रही हो। तो यहाँ पे एग्जांपल जो है वो एन हेक्सेन की है मेंशन। हेक्सेन जो है इसमें वर्ड हेक्सा, हेक्सा का मतलब होता है 6। तो आपने 6 कार्बन एटम्स की चेन बनानी है, स्ट्रेट चेन। उसके बाद जो लास्ट पे जो कार्बन एटम्स हैं, टर्मिनल कार्बन एटम जिन्हें कहते हैं, इनके साथ आप 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच करेंगे और सेंटर में जितने भी कार्बन एटम्स हैं इन सब के साथ आपने 2-2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच करने हैं। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि एक कार्बन एटम के पास एबिलिटी होती है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो अब अगर आप फर्स्ट वाला कार्बन देखें तो ये आगे से सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। तो क्योंकि ये 4 टोटल बॉन्ड बना सकता है, आगे सिर्फ एक कार्बन के एटम के साथ इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, तो मज़ीद 3 बॉन्ड चाहिए, इसलिए इसके साथ 3 H अटैच है। इसी तरह से लास्ट वाले कार्बन के एटम के भी यही केस है। जबकि अगर आप सेंटर वाला कोई भी कार्बन उठा के देखें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला सपोज सेकंड कार्बन है, ये आगे से भी कार्बन के साथ लिंक है और पीछे से भी लिंक है, तो 2 बॉन्ड इसके बने हुए हैं। तो मज़ीद 2 बॉन्ड बनाने हैं इसने, इसलिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम ही अटैच होंगे। तो इसमें अब ये कैटिनेशन के एग्जांपल किस तरह से है, इसमें आप देख सकते हैं लिंकेज, कार्बन एटम्स आपस में लिंक हुए हैं। अच्छा, ये हाइड्रोजन एटम भी बीच में आ रहे हैं। ये हाइड्रोजन एटम इसमें सेंटर में लिंकेज नहीं होती इसकी, ये अब कंडेंस स्ट्रक्चर, इसलिए इसको इस तरह से बनाया हुआ है। अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे तो ये हाइड्रोजन एटम्स इन कार्बन एटम्स के साइड पे अटैच है, सेंटर में सिर्फ कार्बन एटम की चेन होती है। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी आप कोई सी भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ इज़ कोल फॉर्म्ड, कोल बनता कैसे? कोल मीन्स कोयला। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल जो है, ये कोल का जो आपका टॉपिक है पेज नंबर 61 का बुक पे, उसी में ये आई थिंक सेकंड हेडिंग बन रही है। उसमें आप हेडिंग देंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल की। कोल वॉज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स बरिड अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कोल बनता कैसे है? ये डिकम्पोजिशन का एक प्रोसेस होता है। डिकम्पोजिशन क्या होता है कि डेड बॉडीज़ जो होती हैं, यहाँ पे डेड प्लांट्स की बात हुई है, डेड प्लांट जो हैं हज़ारों साल पहले जो ज़मीन के अंदर बरिड हो चुके हैं, उनकी जब डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये आपने बायो में पढ़ा होगा, जिस पे बैक्टीरिया या फंजाई जो है ये डेड ऑर्गेनिज़म्स को ब्रेक डाउन करता है। और क्योंकि ये अंडर द अर्थ क्रस्ट होते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है और एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। तो जब वो डेड प्लांट्स की डिकम्पोजिशन हो जाती है तो इसके रिज़ल्ट में ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें देखें आप, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो प्लांट्स बरिड हैं, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इससे ये कोल हमारे पास बनता है। इसलिए कोल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स कि इसको आप एक दफ़ा इस्तेमाल अगर कर लें तो दोबारा से वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है, वुड क्या है, बेसिकली प्लांट ही होता है, तो वुड से कोल जो बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। और ये एक स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, बायोकेमिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये प्रोसेस कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से? बैक्टीरिया और फंजाई। अब इस बायोकेमिकल प्रोसेस या डिकम्पोजिशन की जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं? एक तो एब्सेंस ऑफ एयर,
ज़मीन के अंदर हवा नहीं होती, तो ये उसकी प्रेजेंस में होता है प्रोसेस। हाई प्रेशर होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और इसके अलावा इसके लिए बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड चाहिए होता है, तकरीबन 500 मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए। अब आपकी बुक में तो ये एक ही पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप अगर इस तरह से अटैम्प्ट करेंगे तो ये अच्छा प्रेजेंटेबल लगेगा, तो आप ये इसको इस तरह से आप उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। अच्छा, पेज नंबर 64 पे बिल्कुल टॉप पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये इंपॉर्टेंस मेंशन है पैराग्राफ में, आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस, इट इज़ यूज एज फ्यूल इन होम्स एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज़। घरों में जो चूल्हों में आप गैस यूज़ करते हैं, या इंडस्ट्रीज़ में बड़े लेवल पे भी जो यूज़ किया जाता है, तो इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। फ्यूल हम कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को जिसको जला के हम हीट ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ फ्यूल होती है। जैसे कि लकड़ी को भी अगर हम जलाते हैं तो उसमें से हीट निकलते हैं, तो वो भी हमारे एज फ्यूल यूज़ होगा। सेकेंडली, नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का नाम आपने सुना होगा, तो CNG क्या है, ये भी नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। थर्ड है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइज़र। कार्बन ब्लैक बनाने के लिए और फर्टिलाइज़र खाद जो होती है वो बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, जस्टिफाई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फूड। जस्टिफाई करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एज अ फूड किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पेज नंबर 6 बुक के पेज नंबर 65 पे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसी में से एक पॉइंट है यूजेस एज फूड, तो वही पॉइंट इसके आंसर में आप लिखेंगे। द फूड वी ईट डेली सच एज मिल्क, एग्स, मीट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। ये जो भी चीज़ें हम खाते हैं डेली लाइफ में, इन सब में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एक्सेट्रा, दे ऑल आर ऑर्गेनिक स्टफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड। अल्काइल रेडिकल्स किस तरह से बनते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ये टॉपिक आपके बुक के पेज 66 से लेके 66 के एंड पे एंड से स्टार्ट हो रहा है टॉपिक और नेक्स्ट पेज तक जा रहा है। तो इसमें आपने पहले क्या बताना है, हाउ अल्काइल फॉर्मेशन बतानी है और फिर एग्जांपल देनी है आपने। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हिलाइट की हेडिंग आएगी, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ये अल्केन्स से डिराइव लिए जाते हैं या बनाए जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। और कैसे बनाए जाते हैं, दे आर फॉर्म्ड, यहाँ पे वही लिखा है, वी नहीं आएगा, यहाँ पे दे आर आएगा। दे आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन। आप कोई भी एक अल्केन लेंगे, उसमें से एक H निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो वो जो आपके पास आ जाएगा वो रिजल्टिंग प्रोडक्ट वो होगा एक अल्काइल रेडिकल। फॉर एग्जांपल, रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन, ये आपकी बुक भी मेंशन है पेज 67 पे। प्रोपेन कैसे बनता है, जब टर्मिनल H, अब प्रोपेन आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा, प्रोपेन से आपके पास 2 किस्म के रेडिकल बनते हैं, एक होता है एन प्रोपाइल, दूसरा होता है आइसोप्रोपाइल। दोनों के बनने का तरीका क्या है, एन प्रोपाइल कैसे बनता है, व्हेन टर्मिनल H इज़ रिमूव। टर्मिनल H मीन्स जो लास्ट पे, फर्स्ट में या एंड पे जो कार्बन एटम के साथ जो H अटैच है उसको हम कहते हैं टर्मिनल। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रोपेन है, प्रोपेन 3 कार्बन एटम की आप चेन बनाएंगे, और उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपने हर एक कार्बन एटम के 4 बॉन्ड बैलेंस करने हैं। बॉन्ड कैसे पता चलेगा आपको, ये सेंटर में लाइन नज़र आ रही है, ये एक बॉन्ड है, ठीक है, तो इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, बाकी 3 मज़ीद चाहिए तो 3H लगा देंगे। अगले वाले कार्बन का आगे भी बॉन्ड बना हुआ है, पीछे भी बॉन्ड बना हुआ है, 2 बने हुए, 2 चाहिए तो 2H लगा दें, और लास्ट वाले का एक बना हुआ है तो 3 आप H लगा देंगे। अच्छा, अब ये प्रोपेन है जो कि एक अल्केन है, इसमें से आपने अल्काइल रेडिकल कैसे बनाना है, 2 तरीके हैं। फर्स्ट, आप या तो टर्मिनल H रिमूव कर सकते हैं। टर्मिनल H मीन्स ये वाला कार्बन एटम का जो हाइड्रोजन है और ये, इन दोनों में से अगर कोई से भी आप H रिमूव करेंगे तो वो टर्मिनल H है, तो उसके रिजल्ट सपोज आपने इस वाले का H रिमूव कर दिया तो आपके पास ये इस तरह का प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे पहले CH3 था, अब देखिए CH2 रह गया, और नाम है ये वही 3 कार्बन ही रहेगा, लेकिन इसका नाम आपने किस तरह से करना है, ये प्रोपेन था, अब आपने ANE को हटा के YL लगा देना है, बस सिंपली। प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपाइल, और क्योंकि स्ट्रेट चेन है इसलिए N यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेकंड मेथड क्या है, आपने सेंटर से अगर H रिमूव करें तो इसको हम कहेंगे रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन, और यहाँ पे अब देखें इस कार्बन एटम का 2H थे, अब एक H रह गया है, उसको आप ऊपर की तरफ बना लें या बेशक साथ लिख लें, और यहाँ से आपने H अब सेंटर से निकाला तो सेंटर में यूँ लाइन लगा देंगे, ठीक है। अब जो भी आप यहाँ पे ग्रुप अटैच करेंगे वो इस कार्बन के साथ अटैच करेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। तो एन प्रोपाइल कैसे बना आपके पास, व्हेन टर्मिनल H इज रिमूव्ड फ्रॉम प्रोपेन इट इज़ कॉल्ड एन प्रोपाइल, और ये आइसोप्रोपाइल कैसे बना है, व्हेन हाइड्रोजन फ्रॉम सेंट्रल कार्बन एटम इज रिमूव्ड इट इज़ कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। क्वेश्चन नंबर 6 है,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल रेडिकल एक्सप्लेन विथ स्ट्रक्चर। सेम यही वाला जो ऊपर वाले क्वेश्चन का की जो आपने एग्जांपल दी है ना, यही सारी एग्जांपल आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आ जाएगी। आप चाहे तो डिफरेंस का जैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, 2 कॉलम्स बना के एक साइड पे आप एन प्रोपाइल लिखते हैं और दूसरे साइड पे आप लिखते हैं आइसोप्रोपाइल, और 2 पॉइंट्स दोनों के आ जाएंगे, या आप इस तरह से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं तो भी ठीक है। अच्छा, एन प्रोपाइल कैसे बनता है, पहले अपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, और फिर उसका आपने स्ट्रक्चर बनाना है। सिर्फ ये जो एंड पे जो स्ट्रक्चर बनाना है सिर्फ ये बनाना है, ये पीछे से बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आइसोप्रोपाइल की डेफिनेशन और फिर इसका ये स्ट्रक्चर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। पेज नंबर 67 पे ही आपके पास इसका आंसर मौजूद है। जैसे कि अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, ये प्रोपेन के रेडिकल, इसी तरह से ब्यूटेन के भी रेडिकल्स बनते हैं। ब्यूटेन जो होता है उसके 2 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन, तो ये 4 कार्बन की चेन स्ट्रेट भी होती है और इस तरह की चेन भी होती है, स्ट्रक्चर भी होता है। इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन और इस वाले को हम कहते हैं ब्यूटेन। तो पहले आप ब्यूटेन का वैसे ही करेंगे, पहले टर्मिनल एच रिमूव करेंगे। टर्मिनल एच कौन सा, ये वाला लास्ट वाला, एक एच हटाएंगे तो पीछे 2 एच रह जाएंगे, ठीक है। और जहाँ से भी आप एच हटाएंगे वहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। तो ये ब्यूटेन से आपने टर्मिनल एच रिमूव किया तो ये बन गया एन ब्यूटाइल। और सेंट्रल ये वाला या सेकंड या थर्ड कार्बन कोई सभी आप ले सकते हैं, इसमें से एच रिमूव कर दें, यहाँ पे सेकंड वाले से रिमूव किया हुआ है तो यहाँ पे आपने नीचे की तरफ लाइन लगा देनी है। तो ये आपके पास जो बन गया ये भी ब्यूटाइल है, लेकिन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। अच्छा, अब इसी तरह से आइसोब्यूटेन जो स्ट्रक्चर है इसमें भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें टर्मिनल कार्बन तीन जगह पे हैं, ये भी टर्मिनल कार्बन है, ये भी टर्मिनल कार्बन और ये भी टर्मिनल कार्बन, ठीक है। जो कॉर्नर्स पे होते हैं उनको टर्मिनल कार्बन कहते हैं, उनके साथ जो हाइड्रोजन होती हैं उनको हम कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। और यहाँ पे सेंट्रल हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है। तो पहले आप टर्मिनल हाइड्रोजन कोई सा भी रिमूव कर लें इन तीनों में से। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इस वाले के से रिमूव किया हुआ है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रह गए और एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ये जो स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटेन से बन गया आइसोब्यूटाइल। और अगर आप सेंट्रल एच रिमूव करेंगे तो एक ही सेंट्रल एच है यहाँ पे, ये वाला, वहाँ से आपने रिमूव किया और नीचे की तरफ लाइन बना देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल। पेज नंबर 68 पे फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन भी मेंशन और एग्जांपल भी मेंशन है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एन एटम, कोई एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से कोई भी हो तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसका काम क्या है, इट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से डिफ्रेंशिएट करता है, उसको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम लिया हुआ है OH, ये जो ग्रुप है ये एक फंक्शनल ग्रुप है और इसका नाम है अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ एन ईस्टर ग्रुप, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। ईस्टर ग्रुप क्या होता है और आपने फार्मूला लिखना है इस वाले कंपाउंड का। तो ये ईस्टर ग्रुप का जो टॉपिक है ये आपके पेज नंबर 69 पे बिल्कुल एंड पे मेंशन है। ईस्टर ग्रुप की हेडिंग देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ RCOOR दे आर कॉल्ड ईस्टर्स। वो कंपाउंड जिनमें इस तरह का फंक्शनल ग्रुप आएगा उसको हम कहते हैं ईस्टर्स। अब ये इथाइल एसीटेट जो है इसका फार्मूला 2 तरह से लिख सकते हैं। इथाइल एसीटेट है, यहाँ पे देखें इस साइड पे ये इथाइल ग्रुप है C2H5 और यहाँ पे COO और साइड पे CH3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे C2H5 लिखा हुआ है, इसको आप C2H5 कंबाइन करके भी लिख सकते हैं और इस तरह से 2 कार्बन को अलग अलग करके लिखते हैं। C करके लिखेंगे, लास्ट वाले के साथ 3 H लगा दें और सेकेंड वाले के साथ 2 H लगा देंगे। तो ये जो आपके पास कंपाउंड है ये है इथाइल एसीटेट। और ये नेमिंग किस तरह से करनी है, अगर आपको इसको डिटेल से देखना है तो आप चैनल पे ही टॉपिक फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और इसकी नेमिंग किस तरह से करते हैं वो भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड एन ब्यूटेन। प्रोपेन और एन ब्यूटेन का अपने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाना है। ये पेज नंबर 54 पे आपके पास दोनों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। डॉट एंड क्रॉस किस तरह से आपने बनाना है, प्रोपेन में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन में आपने शो करने हैं और जहाँ भी लाइन जो होती है, जो स्ट्रेट लाइन आप बनाते हैं सेंटर में, वो बेसिकली बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के आपके ने डॉट से शो किए हुए और हाइड्रोजन के जो हैं वो क्रॉस से शो किए हुए। इसी तरह से एन ब्यूटेन 4 कार्बन एटम्स बनाने हैं आपने और इनके भी आपने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। ये भी आप टॉपिक देख सकते हैं बुक से।
डॉट एंड क्रॉस फार्मूला वाला जो टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। स्ट्रक्चरल फार्मूला होता क्या है वो आपने डिफाइन करना है और फिर आपने एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स अरेंज हुए हैं, डिफरेंट तरह के एटम्स, उन सब की अरेंजमेंट किस तरह से है वो जो आप शो करते हैं इस फार्मूला को कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल एन ब्यूटेन की, तो इसमें आपके पास दो किस्म के एटम्स एलिमेंट्स के एटम्स है, कार्बन के भी हैं और हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो यहाँ पे आपने इस तरह से इसको शो किया हुआ है कि ये इनकी बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है, ये अरेंजमेंट कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम जो है इनके आपस में बॉन्डिंग हो रही है और फिर फर्स्ट वाले के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, लास्ट के साथ भी 3 है और सेंटर वाले के साथ 2 अटैच है, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ओपन स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये आगे आपके पास एन ब्यूटेन का और ये आपके पास जो है ये है आइसोब्यूटेन का। आइसोब्यूटेन का आपने कैसे बनाना है? ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। चारों को अगर आप स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे तो वो एन ब्यूटेन हो जाता है, और अगर आप 3 को स्ट्रेट बना के और चौथा वाला जो है वो सेकंड वाले के साथ अटैच कर दें, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है। और बाकी आपने एच अब बैलेंस करने हैं वैसे ही जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने हर एक कार्बन एटम के बॉन्ड काउंट करने हैं, कितने पहले से बने हुए हैं, जितने भी कम होंगे मज़ीद 4 में वो आपने एच लगा देने। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। कोल की क्लासिफिकेशन करनी है, ये आपके पेज नंबर 62 पे क्लासिफिकेशन ऑफ कोल मेंशन है, जिसमें डिफरेंट इसकी क्लासेस या टाइप्स मेंशन है। वैसे वही टेबल आप एज इट इज़ जैसे कि बुक पे मेंशन है वैसे ही आप इसमें उतार लेंगे। इसमें फर्स्ट कॉलम में कोल की ये टाइप्स मेंशन है, सेकंड में इनमें मेंशन है कि कार्बन एटम की परसेंटेज कितनी होती है इनमें, और फिर यहाँ पे इनकी यूजेस मेंशन है कि इनको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, गिव 2 एग्जांपल्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन और एग्जांपल आपने 2 मेंशन करनी है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और साइक्लिक मीन्स साइक्लिक या रिंग की फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कोई भी रिंग स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के एटम्स हों, ठीक है। कार्बन तो मस्ट होगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा अगर कोई एटम आ रहा है बीच में रिंग में तो वो जो कंपाउंड होता है उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सो cyclic compound contain one or more atoms other than that of carbon atoms in their rings। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन एटम्स के अलावा बाकी सारे कार्बन एटम भी होंगे और इसके अलावा भी कुछ एटम्स होंगे। जैसे कि ये जो आपको 2 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये है थायोफीन, ये है पायरिडीन। ये 5 कॉर्नर रिंग है और ये 6 कॉर्नर रिंग है। ये जो आपको कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये कार्बन एटम्स होते हैं इनमें, और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। इसमें एस आता है सल्फ़र और इसमें पायरिडीन में होता है नाइट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट आर बेंजीन एंड अदर होमोलोगस कंपाउंड्स, व्हाई आर बेंजीन एंड अदर होमोलोगस कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। पेज नंबर 57 पे एरोमेटिक कंपाउंड जो आपके पास टॉपिक है बिल्कुल टॉप पे, उसमें रीज़न बताई हुई है। बेंजीन को और उसके जो बाकी मेंबर्स हैं उनको एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें से एक स्पेशल किस्म की स्मेल या अरोमा होता है, जो स्मेल आती है, इस वजह से इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ओके, यहाँ पे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड हो गया। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।